नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 दौरे, पीएम मोदी की प्राथमिकता में क्यों है खाड़ी देश। आगजनी के बाद बस सेवाएं बंद, जालना में कर्फ्यू, महाराष्ट्र में फिर भड़की मराठा आंदोलन की आग। चार धाम यात्रा की तैयारी में जुटी धामी सरकार, मुख्य मार्ग के अलावा वैकल्पिक रास्ते भी तय किए गए। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध हाल ही के कुछ सालों में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल काफी अहम रहा है। उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में खाड़ी के देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक खाड़ी सहयोग परिषद देशों की 13 यात्राएं कर चुके हैं। इसमें 7 यात्राएं तो सिर्फ यूएई की है। जीसीसी देश में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई है। खाड़ी देशों के साथ कमाल का ट्यूनिंग, ये मोदी सरकार की कामयाबी विदेश नीति और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख की एक बानगी भर है। कहा जाए कि अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते तक अपने सबसे ऊंचे मकाम पर है। ये भी गलत नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही खाड़ी के देशों के साथ मजबूत रिश्तों के लिए एक्टिव दिख रहा। गल्फ देश भी इन रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने को लालायित नजर आ रहा है। आखिर खाड़ी देश पीएम मोदी की टॉप प्राथमिकता क्यों है, बताते हैं। इसलिए हमें खाड़ी देश, पीएम मोदी ने हाल ही में खाड़ी देशों की अपनी यात्रा पूरी की। प्रधानमंत्री के हालिया दौरे ने इस क्षेत्र के साथ संबंधों को और मजबूत किया। खाड़ी देशों में लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 34.3 लाख भारतीय यूएई में, इसके बाद 25.9 लाख सऊदी अरब में, 10.3 लाख कुवैत में, 7.8 लाख ओमान में, 7.5 लाख कतर और 3.3 लाख भारतीय बहरीन में रहते हैं। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की विशाल तादाद का पीएम मोदी को राजनीतिक फायदा भी मिलता है। विदेश में रहने वाले भारतीय हर साल भारत में जितना पैसा रेमिटेंस के तौर पर भेजते हैं, उनका तकरीबन आधा तो सिर्फ जीसीसी के देशों से आता है। विदेश में रहने वाले भारतीय हर साल इंडिया में जितना पैसा रेमिटेंस के तौर पर भेजते हैं, उतना तकरीबन आधा तो सिर्फ खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के देशों से आता है। इन देशों में 2021 और 22 में प्राप्त $90 बिलियन के रेमिटेंस का लगभग 30% हिस्सा है, जिसमें अकेले यूएई का योगदान 18% है। 2014 और 15 में भारत को विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों से मिले कुल रेमिटेंस का करीब 29% खाड़ी सहयोग परिषद देश से आता है। 2020-21 में बढ़कर 50.3% हो गया। 2020 और 21 में भारत को कुल 89,012.7 करोड़ का रेमिटेंस मिला था, जिसमें 4,500 करोड़ सिर्फ जीसीसी देश से मिला था। गल्फ देशों को भी भारत की है जरूरत। जी हाँ, खाड़ी देश भारत की तेल और गैस जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं को लगभग 7% खाड़ी देशों से पूरा करता है। एलएनजी और एलपीजी दोनों के लिए कतर ही भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। खाड़ी देशों के लिए भारत का व्यापार भी बढ़ रहा। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने खुद को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया, जो जीसीसी के भीतर संघर्षों या प्रतिद्वंदियों में हस्तक्षेप नहीं करता। अरब देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध उसके बड़े मुस्लिम समुदाय के कारण फायदेमंद है और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी में पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे का मुकाबला करने में मदद करते हैं। पीएम मोदी ने 7 बार किया यूएई का दौरा। अब उसके बारे में बात करें तो अपनी हालिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया।
इसके विपरीत पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में यूएई का भी एक भी दौरा नहीं किया। खाड़ी देशों के साथ भारत की व्यस्तता हाल ही के वर्षों में बदल गई है, जिसमें व्यापार, निवेश और रक्षा संबंधों में वृद्धि हुई है। भारत ने खुद को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया, जो जीसीसी के भीतर संघर्षों या प्रतिद्वंदियों में हस्तक्षेप नहीं करता। अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों के 13 दौरे कर चुके हैं। इसके 7 दौरे तो अकेले यूएई के हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके अलावा ईरान, मिस्र और जॉर्डन की यात्रा भी कर चुके हैं। इजराइल के साथ गल्फ देश से भी सुधरे रिश्ते। पीएम मोदी पहली बार 2015 में यूएई दौरे पर आए थे, तो तब 34 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री का पहला यूएई दौरा था। इजराइल का दौरा करने वाले भी वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। मोदी के कार्यकाल के दौरान इजराइल के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हुए ही है। अरब देशों के साथ ताल्लुकात भी एक नई ऊंचाई पर है। इजराइल और अरब देश के बीच 36 के आंकड़े के मद्देनजर दोनों के साथ भारत की दोस्ती कामयाब विदेश नीति की एक नई ही इबादत लिख रही है। मजबूत रिश्ते से इन क्षेत्रों में मिल रही मदद, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से मजबूत रिश्ते हैं और कौन से देशों से मिल रही है मदद। पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर लगातार ध्यान देने के बावजूद सऊदी अरब और यूएई जैसे देश आतंकवाद पर भारत की चिंताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी हो गए हैं। इसे बेहतर विश्वास ने सुरक्षा, खुफिया और रक्षा उद्योग करीबी सहयोग का नेतृत्व किया। कतर की ओर से 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की रिहाई को इस सहयोग के परिणाम के तौर पर ही देखा जा रहा है। भारत अब आतंकवाद विरोध, रक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर खाड़ी देशों के साथ नजदीकी सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त ओमान ने भारत को रणनीतिक डुकम बंदरगाह तक पहुंच प्रदान की है। उधर सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने 2019 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान $100 मिलियन के निवेश का वादा किया था। मोदी सरकार में विदेश नीति हुई मजबूत। जी हाँ, यूएई भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी FDI सोर्स के रूप में सामने आया। यूएई ने भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र में $75 मिलियन के निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC, I2U2 और भारत यूएई फ्रांस त्रिपक्षीय जैसी हालिया पहल भारत के इस क्षेत्र में एक अविश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में उभरने को प्रदर्शित करती है। भारत और यूएई के बीच हाल ही में द्विपक्षीय निवेश संधि से भारत के विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान, चीन दोनों को झटका। जी हाँ, पिछले साल शुरू किया गया अंतरम महाद्वीपीय गलियारा IMEEC में भारत और खाड़ी के देशों के बीच विकास को प्रोत्साहित करने और संपर्क बढ़ाने की क्षमता है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI एक विकल्प प्रदान करता है। IMEEC का पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, जिससे भारत की इस क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति मजबूत होगी और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ओमान सुल्तान की यात्रा और पीएम मोदी के हालिया दौरे समेत भारत के साथ खाड़ी देशों की निरंतर व्यस्तता ये जाहिर करती है कि अरब राष्ट्रों ने भारत की विकसित स्थिति पर विशेष तौर ध्यान दिया है। मराठा आंदोलन की आग में एक बार फिर से महाराष्ट्र जलने लगा है। कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल का अनशन जारी है। इस बीच जालना के कई इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। एक बस को आग के हवाले कर दिया गया है। आंदोलन के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड तालुका में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी किए हैं। स्थानीय लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। जालना के जिलाधिकारी श्री कृष्ण पांचाल ने आदेश में कहा कि जरांगे ने रविवार को घोषणा की कि वह मुंबई जाएंगे और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की अपनी मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। इसमें कहा गया कि ऐसी आशंका है
है कि लोग उन्हें मुंबई जाने से रोकने के लिए जालना के अंतरावली सरती गांव में आ सकते हैं, जहां कार्यकर्ता भूख हड़ताल कर रहे हैं। डीएम के आदेश में कहा गया है कि भारी भीड़ के कारण धुले मुंबई राजमार्ग और आसपास के अन्य इलाकों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोमवार आधी रात से अगले आदेश तक अंबड़ तालुका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला अधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यालय, स्कूलों, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही, दूध वितरण, मीडिया और अस्पतालों को इस आदेश से छूट दी गई है। जरांगे रविवार को रात अंतरवाली सरती से रवाना होकर पास के भांबेरी गांव पहुंचे। हालांकि सोमवार सुबह प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता अंतरवाली सरती लौट आए और चिकित्सा उपचार लेना शुरू कर दिया। मराठा प्रदर्शनकारियों ने अंबाड़ तालुका के तीर्थपुरी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर राज्य परिवहन की एक बस में आग लगा दी। सड़क परिवहन निगम ने अगली सूचना तक जालना में अपनी बसों की आवाजाही बंद कर दी है। मराठा समुदाय कई वर्षों से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या है मनोज जरांगे की मांग, उसको जान लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा यानी निचला सदन ने फरवरी में पेश किए गए मराठा आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य मराठों को 50% तक की सीमा से ऊपर 10% आरक्षण देना था। 20 फरवरी को विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद भी अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने से इनकार करते हुए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने मांग की कि एनडीए सरकार 2 दिनों के भीतर सेज सोयरे अध्यादेश अधिसूचना को लागू करे, जिसमें विफल रहने पर राज्य में बहुसंख्यक समुदाय 24 फरवरी को एक नए दौर का आंदोलन शुरू करेगा। अशोक चौहान ने साधा निशाना। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के केंद्र में रहे पाटिल ने कहा कि समुदाय के लिए 10% तक आरक्षण की गारंटी देने वाला विधेयक उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रहता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेता अशोक चौहान ने उनकी सभी मांगों को पूरा करने के बावजूद आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा वह यानी मनोज जरांगे पाटिल जानते हैं कि वह आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि जब सरकार ने यह कानून लाकर उनकी सभी मांगों को पूरा कर लिया है तो आंदोलन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए सरकारी तंत्र जुट गया। यात्रा सीजन के लिए बैठकें हो रही। 4 धाम यात्रा को निर्बाध पूरा कराने के लिए रास्तों को दुरुस्त करने की तैयारियां चल रही है। इसके अलावा बरसात के समय मार्ग अवरुद्ध होने पर रास्ते खोलना, यात्रियों को दूसरे रास्तों से उनके गंतव्य तक पहुंचाना और भी बड़ी चुनौतियां होती है। लेकिन यात्रा पर तब ब्रेक लग जाता है जब बरसात के दिनों में रास्ते बाधित हो जाते हैं। ऐसे में यात्रियों को देव दर्शन कराना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूर दराज से आने वाले यात्रियों को बिना किसी बाधा के चारों धाम तक पहुंचाना और वापस उनके गंतव्य के लिए सुरक्षित रवाना करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। यात्रा मार्ग पर आने वाले दिक्कतों को देखते हुए और यात्रियों की सुविधा के लिए 4 धाम यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग भी तय किए गए हैं। बारिश में बंद हो सकते हैं रास्ते, तो इसके लिए भी उपाय बन रहा है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए प्रचलित मार्ग अक्सर बरसात के समय अवरुद्ध हो जाता है। भूस्खलन, चट्टानें टूटने जैसी घटनाएं बरसात के सीजन में आम बात होती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन यात्रियों को दर्शन किए बिना वापस लौटने के बजाय वैकल्पिक मार्गों से तीर्थ यात्रा कराने के लिए पूरी मशक्कत करता है। गंगोत्री राजमार्ग पर धरासू से उत्तरकाशी, गंगोरी से भटवाड़ी के बीच कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं। ये है गंगोत्री जाने के वैकल्पिक रास्ते, वो आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री जाने के लिए अलग अलग वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। ऋषिकेश से खाड़ी मार्ग अवरुद्ध होने पर ऋषिकेश, देवप्रयाग, गजा गाड़ी वैकल्पिक मार्ग है। गाड़ी चंपा मार्ग बाधित होने पर चंपा गजा खाड़ी विकल्प है। चंपा से नगुन मार्ग बंद होने पर नगुन भवान मसूरी देहरादून का विकल्प मार्ग है।
नगुन धरासू मार्ग बाधित होने पर धरास बैंड बडकोट देहरादून विकल्प है। धरासू बैंड से उत्तरकाशी मार्ग बाधित होने पर उत्तरकाशी प्रतापनगर घनसाली टिहरी वैकल्पिक मार्ग है। उत्तरकाशी से गंगोत्री मार्ग अगर बंद हो जाता है तो श्रद्धालुओं को रास्ता खुलने का इंतजार करना होता है, जबकि देहरादून का ट्रैफिक सीधे सुवाखोली होते हुए चिन्याली सौंड भेजा जा सकता है। यमुनोत्री के लिए वैकल्पिक मार्ग की बात करें तो ऋषिकेश से यमुनोत्री जाने के लिए ऋषिकेश देहरादून मस्कोरी बडकोट यमुनोत्री मार्ग बाधित होने पर 4 वैकल्पिक मार्गों के जरिए मां यमुना के दर्शन करने के लिए पहुंचा जा सकता है। यहाँ यमुना ब्रिज से नैनबाग के बीच मार्ग बाधित होने पर यमुना ब्रिज लखवाड़ बैंड लक्सरैंड लक्सार नैनबाग का वैकल्पिक मार्ग है। नैनबाग नौगांव मार्ग बाधित होने पर नौगांव पुरोला ट्यूनी चकराता देहरादून का वैकल्पिक मार्ग है। बर्नीघाट लाखमंडल चकराता देहरादून को भी वैकल्पिक मार्ग के तौर पर शामिल किया गया है। इसी तरह से नौगांव से बटकुड़ा का विकल्प नौगांव घाटी से राजगढ़ी तक वैकल्पिक मार्ग है, जबकि बटकोटा यमुनोत्री मार्ग बाधित होने पर यात्रियों को मार्ग खुलने का इंतजार करना होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ मार्ग की बात करते हैं। ऋषिकेश से केदारनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मार्ग बाधित होने पर रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा घनसाली टिहरी ऋषिकेश वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रहेगा। तिलवाड़ा कुंड मार्ग बंद होने पर कुंड चौपता गोपेश्वर चमोली वैकल्पिक मार्ग होगा। कुंड से गुप्तकाशी बंद होने पर गुप्तकाशी मयाली घनसाली टिहरी ऋषिकेश का मार्ग वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पीपलडाली रजाखेत मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋषिकेश बद्रीनाथ धाम मार्ग की हम बात करते हैं तो बद्रीनाथ धाम जाने के लिए ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 यदि ऋषिकेश ब्रह्मपुरी के मध्य बाधित हुआ तो गरुड़ चट्टी से लक्ष्मण झूला और बैराज मार्ग विकल्प होगा। ऋषिकेश से देवप्रयाग मार्ग अवरुद्ध होने पर देवप्रयाग गजा खाड़ी नरेंद्रनगर ऋषिकेश से देवप्रयाग पौड़ी कोटा द्वार से और देवप्रयाग बागवान मलेथा गडोलिया नई टिहरी चंपा से ऋषिकेश निकला जा भी सकता है। बागबान से श्रीनगर के बीच बाधा आने पर खागरा खेड़ा का छाती खाल डूंगरी पंथ का वैकल्पिक मार्ग है, जबकि रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग मार्ग बाधित होने पर कर्णप्रयाग गैरसैन रानीखेत हल्द्वानी और पैठानी बुआखाल कोटद्वार और कर्णप्रयाग से चमोली के बीच रास्ते बाधित होने पर चमोली गोपेश्वर चोपता कुंड रुद्रप्रयाग के रास्ते से निकला भी जा सकता है। जैसे जैसे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे संकेत बता रहे हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT नई पाठ्य पुस्तकें पेश करने के लिए कमर कस रही है। हालांकि ये बदलाव सिर्फ क्लास 3 से 6 की किताबों में हो सकता है, यानी तीसरी से 6 तक की किताबों में। मीडिया से बात करने वाले शिक्षा मंत्रालय यानी MOU के सूत्र ने बताया कि NCERT आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 3 से 6 के लिए नई पाठ्य पुस्तकें जारी करने को प्राथमिकता दे रहा है। कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्य पुस्तकें पहले ही राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी NCF और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शुरू की जा चुकी है। किताबों की हो रही है प्रूफ रीडिंग। नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने में कई तरह की सावधानियों को भी बरतना पड़ता है। कक्षा 3 के लिए पाठ्य पुस्तक ड्रॉप्ड, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, गणित और पर्यावरण अध्ययन यानी EVS जैसे विषय शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक NCERT की तरफ से कक्षा 3 व 6 की इन किताबों की एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की जा रही है और नए सत्र से इन्हें लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह गणित, विज्ञान और भाषाओं जैसे विषयों में कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों का मसौदा भी अंतिम चरण में है। पाठ्य पुस्तक निर्धारित समय पर तैयार हो सके, इसके लिए पब्लिकेशंस को काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया है।
प्रकाशन और वितरण के लिए मार्च की समय सीमा को देखते हुए प्रूफ रीडिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए संपादकों को 2 से 3 दिनों में समीक्षा करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि काम में तेजी देखने के बावजूद भी संभावना बहुत कम है कि 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 3 और 6 को छोड़कर सभी ग्रेड के लिए पाठ्यपुस्तक उपलब्ध होगी। एनसीईआरटी ने संकेत दिया है कि कक्षा 6 और 9 और 11 के लिए पाठ्यपुस्तकें अलग शैक्षणिक वर्ष से शुरू की जा सकती है, जबकि कक्षा 7, 10 और 12 के लिए जारी करने के साथ विकसित की जा सकती है। साउथ के फेमस डायरेक्टर नाग अश्विन और एक्टर राणा दग्गुबाती ने हाल ही में गुड़गांव में सिनेप्स 2024 इवेंट में भाग लिया। वह नाग अश्विन ने अपनी आगामी फिल्म कल की 2898 एडी के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी दी, जिसमें प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन लीड रोल में हैं। डायरेक्टर ने बताया कि कलगी 2898 एडी की शुरुआत महाभारत से होती है। इसका कनेक्शन पौराणिक गाथा से है। फिल्म मेकर की ये बात सुनने के बाद फैंस फिल्म के बारे में और भी बातें जानने के लिए एक्साइटेड हो चुके हैं। जब नाग अश्विन से फिल्म में होने वाले घटनाओं की समय सीमा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चौंकाते हुए खुलकर कहा, फिल्म महाभारत से शुरू होती है और 2898 ईस्वी में खत्म होती है। इसका समय 6000 साल है। हमने कल्पना करते हुए वो दुनिया बनाने की कोशिश की है, साथ ही इसे भारतीय बनाए रखा है, जो इसे ब्लेड रनर जैसा नहीं बनाया। उन्होंने फिल्म की कहानी और इसकी समय सीमा के बारे में बताते हुए कहा कि 2898 ईस्वी से 6000 साल पीछे 3102 ईसा पूर्व था, जब माना जाता था कि कृष्ण का अंतिम अवतार हुआ था। कल की 2898 एडी रिलीज डेट की बात करें, ओपन एआई सोरा के बारे में कोई भी बात कर सकता है। कई नोटिजन्स इसकी मदद से सीन्स और पूरे यूनिवर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नाग ने कहा कि उन्होंने अभी तक एआई की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म 9 मई को रिलीज होगी, इसलिए वह व्यस्त है। नाग ने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही इसे भी आजमाएंगे। क्या एआई इंसानी टच वाली किसी चीज को जादू जैसी चीज में बदल सकता है? उन्होंने कहा, हमें इस फिल्म के लिए बहुत सारे सेट डिजाइन चीजें इस्तेमाल करनी पड़ी। इस पर सोचना, इमेजिन करना, इसे बनाना, प्रोटोटाइप बनाना, मशीनरी बनाना, उम्र बढ़ाना, बहुत सारी चीजें की गई। अगर मैंने सोरा का इस्तेमाल किया होता तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। यह सिर्फ एक संकेत हो सकता है और मुझे वीएफएक्स की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा, मैं यह भी सोच रहा हूँ कि इस संघर्ष भरे काम में क्या कोई जादू आएगा, क्योंकि इसे पूरा करने में हमें कई महीने लग जाते हैं, इसलिए कुछ नया हो सकता है। अगर यह आसानी से हो रहा है तो एक निर्माता के रूप में आप कुछ चूक रहे हैं।